आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ है वो बशीर ज़ैदी और ज़रार खुड़। ज़रा देर बाद हम खैबर पख्तूनख्वा में क्या उथल पुथल हो रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ख़बर कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ वुमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे पेशावर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। उन्हें गुज़िश्ता रात पेशावर के इलाके तहकाल के एक घर से कुछ साथियों समेत गिरफ़्तार किया गया था। कल अदालत तय करेगी कि मंजूर पश्तीन को डेरा इस्माइल ख़ान मुंतकिल किया जाए या ना किया जाए, जहां उनके ख़िलाफ़ 18 जनवरी को एक FIR दर्ज हुई जिसमें मुजरिमाना इश्तियाल अंगेज़ी, मुख्तलिफ़ बरादरियों के माबैन नफ़रत फैलाने, मुजरिमाना साजिश, गद्दारी और मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पीनल कोड की 5 दफ़ात आयद की गई। FIR के मुताबिक मंजूर पश्तीन ने 18 जनवरी को डेरा इस्माइल ख़ान में एक जलसे में शिरकत की और कहा कि 1973 का आइन बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। उन्होंने रियासत के बारे में तौहीन आमेज़ बातें भी की। FIR के मुताबिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंसानी हुकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंज़ीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मंजूर पश्तीन की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। इस दौरान इस्लामाबाद में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अरकान असम्बली मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, PK मैप के सेनेटर उस्मान काकड़, अफरासियाब खटक और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़रज़ुल्लाह बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत की और पुरअमन एहतजाज का अज़्म ज़ाहिर किया है। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले ही वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक मंजूर पश्तीन को बातचीत की दावत दे चुके थे। कल एहतजाज की और परवेज़ खटक की बात की तो हाँ, पख्तूनख्वा की बात की तो फिर वहाँ पर कुछ तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि तब्दीली तो पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन कुछ तो आ रहा है। तमाम निगाहें पंजाब की तरफ मरकूज़ थी कि वहाँ पे कुछ हिलजुल हो रही है कि अचानक, जाहिर है आपको पता है हुकूमत ये नई है और नए नए काम करती है, तो खैबर पख्तूनख्वा में अचानक एक सवाल उठा गुज़िश्ता जुमे के दिन, जुमेरात को एक्चुअली, कि जनाब वहाँ पर भी कुछ खिचड़ी पक रही है। हमारी साथी महर बुखारी ने ये स्टोरी भी ली थर्सडे को, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ वज़रा हैं जो वज़ीर आला महमूद ख़ान से खुश नहीं हैं। ये बात चलती रही और कल अचानक एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 3 वज़ीर, आतिफ़ ख़ान जो साथ उनके शहराम तरकई और शकील अहमद जो हैं, इनको फ़ारिग कर दिया गया काबीना से। और अचानक लगा कि शायद उबाल जो है वो ख़त्म हो गया। आज ये तमाम जो फ़ारिग वज़रा हैं ये टॉक शोज़ के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें इल्म नहीं है कि उन्हें क्यों फ़ारिग किया गया है, और वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान से उनकी मुलाकात हो ताकि वो उनको बताएं कि वो किसी भी किस्म की साजिश में मुलव्विस नहीं थे महमूद ख़ान को हटाने की। ये हुआ क्या 3-4 दिन में, इसके लिए हमने दावत दी है अकबर जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं पेशावर। अच्छा, इससे पहले कि अली अकबर कुछ कहें, मुझे क़तन हैरत नहीं है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, इसलिए कि वहाँ जब से PTI की दूसरी बार हुकूमत आई, इन जर्नल कई बार हो चुका है कि 1-2 वज़ीरों को किसी न किसी चार्जेस की वजह से जो है वो फ़ारिग कर देते थे, बल्कि एक दफ़ा तो 20 जो अरकान असम्बली हैं उनकी रुकनियत ही उन्होंने वो करती थी। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ें PTI करती रही है, नहीं करती रही है, लेकिन मसला ये हुआ बाकी सूबों में नहीं करी। इस दफ़ा जिन वज़रा को हटाया गया है वो खासे मुतहर्रिक PTI के रहनुमा हैं। आतिफ़ ख़ान जो कि सीनियर वज़ीर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको वज़ीर भी बनाया जाता, लॉबी तो बहुत की थी उन्होंने, और शकील अहमद। तो अली अकबर बताइए कि क्या ये चाय की प्याली में तूफ़ान था? मुबशिर साहब, ये 3 वज़रा है जिसमें शहराम, आतिफ़ा और शकील जो है वो शामिल है। और बात ये उस वक्त से चली आ रही थी जब से महमूद ख़ान वज़ीर आला बने थे, और आतिफ़ ख़ान आपको पता है कि वो भी वज़ारत के लिए, वज़ारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार थे, ताहम उसका फिर नहीं हुआ। फिर जो है वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें आती रही है और गुज़िश्ता 4-5 महीने से मामलात काफ़ी संगीन हुए थे, और फिर वज़ीर आज़म को भी 3-4 दफ़ा इसमें जो है मुदाखलत करनी पड़ी थी। ताहम अब जो गुज़िश्ता 4-5 दिन के दौरान ये हुआ कि मामलात खुल के आए, काबीना का इजलास था, और काबीना का इजलास के बाद जो है एक खबर जो है वो फीड करवाई गई कि आतिफ़ ख़ान साहब ने जो है वो
काबीना में मतलब महमूद खान के साथ जो है मुँहमारी की और उन्होंने कहा कि यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो उसके बाद ये मामला जो था और ये सिलसिला चल उस खबर की तरदीद भी सीनियर वजीर ने की। ताहम उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने एक इशाइया दिया एक ऐसे वक्त में जहाँ पर मतलब जो है दोनों तरफ जो है मामलात काफी खराब थे। तो उसी इशाइये ने पता नहीं उस गाने में था क्या कि उसके बाद इसका इतना असर जो है वो जाहिर हो गया और उसमें कोई 25 अरकान को दावत दी गई थी और 14 अरकान उसमें शरीक हुए थे, जिसमें आतिफ खान, शहराम तरक्की और ये जो तीसरा वजीर है, हालांकि इससे पहले उसका नाम नहीं था, हम उसी खाने में जो है इन्होंने शिरकत की थी और उसके बाद जो है ये मामला उठ गया। उसके बाद वजीर आजम और वजीर आला की मुलाकात हुई और अगले ही दिन ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ। अच्छा, अली अकबर, ये 3 वजीर को तो फूड पॉइजनिंग हो गई उस अशाइये से। अब इस वक्त एक अशाइया जारी है सीएम महमूद खान ने, है साजिशी बिरयानी जो होती है ना, हाँ वो पेट खराब करती है। तो अब एक अशाइया दे रहे हैं शुक्राने का इस वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान। तो उस बारे में भी बताइए कि वहाँ क्या चल रहा है, शुक्राने का अशाइया है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं आज जो इशाइया दिया जा रहा है क्योंकि उसका मतलब यही है कि वज़ीर आला साहब जो है वो बाकी जो अरकान असम्बली है उनको जो है एतमाद हासिल करे और अब इशाइया में तकरीबन 60 से ज़ायद जो लोग हैं जिनको दावत दी गई थी और जो अवेलेबल थे तो उन्होंने शिरकत की है और उन्होंने इस फैसले को, वज़ीर आला के इस फैसले को एंडोर्स किया है और वज़ीर आला ने जो है वो तकरीर में कहा है कि वो सिर्फ इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो अरकान उनका साथ देंगे तो वो मतलब जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इसमें कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। अच्छा, रावी अब क्या सुकून लिख रहा है या रावी अभी भी गड़बड़ चाह रहा है कुछ? क्योंकि ये वज़रा ये कह रहे हैं कि जनाब हम 20 ले आएँ, 30 ले आएँ, यहाँ तो 2/3 अक्सरियत है, तो कैसे वज़ीर आला बदल सकता है? बशीर साहब, ये पीटीआई में ये बात अच्छी है कि बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, अगले दिन कुछ नहीं होता क्योंकि इमरान खान की पार्टी है और वो जो चाहता है वही होता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके अब 2 चीजें है आतिफ खान के सामने कि या तो वो इस्तीफा दे दे, अगर इस्तीफा दे देता है तो फिर वो मतलब जो है अपोजिशन में शुमार होगा, जितने भी वो इल्जाम आयद करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जियाउल्लाह अफरीदी का मिसाल आप ले लें कि वो भी बड़ा चहेता था इमरान खान का और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इसी तरह शहराम तरक्की जिन्होंने अपनी पार्टी जम की थी पीटीआई में, अगर वो इस लेवल पे मतलब जाते, पीटीआई छोड़ के जाते हैं तो आपको पता है कि डिफेक्शन का जो ला है वो भी है और कई उनके घर के कई अफराद जो MPs भी है, MNA भी है और सेनेटर भी है, तो उनको काफी नुकसान अभी तो शहराम का हुआ है, आगे जाके तो इसके नुकसान मजीद हो सकते हैं। तो ये अब उन पर डिपेंड करता है कि किस तरफ वो जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि मतलब वक्ती तौर पर कोई इस तरह का फैसला कर सकेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया अली अकबर। और मैंने सुना कि KP में जो चाय की प्याली में एक तूफान था वो फिल वक्त थम गया है। सुनते सुनते मेरी कॉफ़ी भी गिर गई थी। हाँ यार बिल्कुल, इससे ज़्यादा तूफान तो तुम्हारी हाँ वैसे सही बात कप में है। तो इसी बात पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और थरपारकर की एक तहसील है छाछरो, वहाँ पर एक मंदिर में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब कुछ लोग घुसे और वहाँ जो तोड़ फोड़ की और जो हिंदू बरादरी है उन्होंने कहा वहाँ बेहुरमती भी की गई। उसके बाद से कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीर चलती रहीं और मुतालबा किया जाता रहा कि इस बारे में तहकीकात की जाए। पुलिस ने फॉर्चुनेटली और बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस केस को रिज़ॉल्व कर लिया है। 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 से 15 साल है, नाम हम नहीं बता रहे क्योंकि वो एडल्ट्स नहीं हैं। उनको जो है गिरफ़्तार किया है पुलिस ने और कहा है कि इन्होंने जो मंदिर में इसलिए ये घुसे थे कि वहाँ जो पैसे थे उन्होंने वो मुबैना तौर पर उस चोरी के लिए वो वहाँ घुसे थे। ऑल्दो कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ कितने पैसे थे, क्या थे, मगर पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने ये केस रिजॉल्व कर लिया है। बहरहाल कल खासा हमारे नहीं अब हर जगह ही हुआ था, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तो था ही था और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगेन जैसे कि ननकाना साहब में जो इंसिडेंट हुआ था तो उसका भी एक इमीडिएट पहले आया था सोशल मीडिया में और 99% लोगों ने कंडेम ही किया था। इसमें भी जाहिर है कि यही था और हम करते भी ज़्यादा हैं।
रिपब्लिक टीवी जाहिर है और इंडियन मीडिया, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल है ऐसी चाहिए चीज़ें नहीं, और इस तरह की खबर वो एकदम हथियार बन जाती है ना। आई मीन वहाँ पर हो तो हमारे लिए, हमारे यहाँ हो तो उनके लिए। तो रिपब्लिक टीवी में मैं देख रहा था वो बड़ा सा कि हिंदू टेम्पल डेसेक्रेटेड, व्हाई इज इमरान साइलेंट, क्योंकि उस वक्त 15-20 मिनट गुजर गए थे तो कुछ नहीं कहा था। तो जाहिर है कि मतलब व्हाई द नेशन वांट्स टू नो वाला सीन चल रहा था, लेकिन अब जाहिर है कि ऐसे लग रहा है कि वो सीन नहीं हुआ। तो मुझे याद है हनीफ समू साहब ने पहले ट्वीट की थी कि लग रहा है कि ये कोई चोरी का केस था और फिर उसको शायद कवर करने के लिए, क्योंकि ये भी तो करना होता है ना, मूर्तियाँ तोड़ी गई। हमारे थर के जो नुमाइंदे हैं डॉन अखबार के AB अरी सर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अरी सर कि अब ये मामला किस हद तक रिजॉल्व हो गया है? वहाँ जो हिंदू बरादरी है, जाहिर है 50% के लगभग वहाँ हिंदू पॉपुलेशन भी है, तो वो कहानी कितनी क्लियर हुई? इसमें जब ये वाक़या हुआ था उसके बाद पुलिस ने एक जो है सीरियस एफर्ट्स ली, जिससे ये हुआ कि जो बच्चों के पाँव के निशान थे उनको चेक किया गया और बाकी भी कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया। तो उससे पता चला कि ये कुछ बच्चे थे जो स्कूल से लौट रहे थे, वो मंदिर में आए हैं। उन्होंने मूर्ति पर वहाँ पर मौजूद जो कलर था वो फेंका है और वो जो वहाँ बक्सा है उसको तोड़ा है या बाकी चीज़ों को तोड़ा है। तो बाद में बच्चों ने भी कन्फेस किया कि उनको शदीद भूख लगी थी और वो वहाँ पर जो प्रसाद था वो उठाना चाह रहे थे, वहाँ पर जो पैसे थे वो उठाना चाह रहे थे, वो प्रसाद खाना चाह रहे थे। तो इससे वो उन्होंने अपनी गलती तस्लीम भी की है और पुलिस ने जो है उनको शख्सी जमानत पर फिलहाल आज़ाद भी कर दिया है। ये रिपोर्ट सामने आई है। अच्छा अली सर, क्योंकि ये बच्चे हैं तो इन पर अभी आपने कहा कि जैसे जमानत पर छोड़ा हुआ है, तो इन पर कोई केस बनेगा या आपको लग रहा है कि ये पर सुलह सफाई ही हो जाएगी? मेरा जो जर्नलिज्म में जो मेरा तजुर्बा है, जब जुनाइल का मामला होता है तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि उनको बच्चा मानकर उनको रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि वो आगे चलकर हार्डनर क्रिमिनल न बन जाए, तो इसलिए उनको रिलीफ दिया जाता है। और यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है उस पर मैं जरा सी बात करूँगा। हाँ कि उमरकोट या थरपारकर इवन सिंध जो है सूफियों की धरती है। वहाँ पर जो हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब कोई लड़की दूसरे गांव से ब्याह कर लेकर आता है कोई, तो उसको वहां पर मौजूद मुस्लिम घराना, अगर हिंदू लड़की ब्याह कर लाता है तो वहां पर मौजूद मुस्लिम घराने की वो बेटी बन जाती है, उसको वो गोद ले लेता है, शादीशुदा लड़की को गोद लेता है कि आज के बाद मेरी बेटी होगी, इसकी जो मैं रक्षा करूंगा, इसको प्रोटेक्ट करूंगा, वो तमाम खुशियां दूंगा जो उसके माँ बाप देते हैं। अगर मुस्लिम ब्याह कहलाता है और वहां पर हिंदू ज्यादा है तो कोई हिंदू उसको अपनी मुस्लिम लड़की को अपनी बेटी बना लेता है। और हम ईद, दिवाली, होली, दशहरा, जन्माष्टमी ये तमाम मिलकर मनाते हैं। काफी जो हिंदू लड़के हैं उनको कुरान की आयत याद हैं, कलमे याद हैं। हमारे जो सिंगर्स हैं, मुस्लिम सिंगर्स, वो उनके सत्संग भजन वगैरह जो है वो गाते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह जो है हमारे मुस्लिम गाते हैं। इस तरह का एक सोशल फैब्रिक है। और जैसे ये तरक्की की दौड़ है जिसमें थरकोल का एक बहुत बड़ा रोल है, उसमें क्या हुआ है, कुछ इंपोर्टेड साफी भी वहां पर आ गए हैं, उन्होंने डेरे जमा लिए हैं, कुछ मुल्ला भी आ गए हैं, कुछ वकला भी आ गए हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी आ गए हैं, कुछ मुखिर हजरात भी आ गए हैं। तो एक इस तरह का एक है, हम ये कह सकते हैं कि एक चेंज हो रहा है थरब। उस चेंज में हम बाकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर क्या होता है, कोई बात को लोग आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनते, धड़ाम से वो उसको शेयरिंग पे चले जाते हैं, ये नहीं रखते कि अब यार इसका क्या नुकसान होगा, हमारा एक जो सोशल फैब्रिक है वो किस तरह डिस्टर्ब होगा। फिर वो हेट स्पीच पे चले जाते हैं और अच्छे खासे पड़ोसी जो है वो कोई हिंदू बनकर खड़ा हो जाता है, कोई मुस्लिम बनकर खड़ा हो जाता है।
जिससे जो एक जो ब्रादरहुड है वो मुतासिर होती है, मुतासिर हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद इतनी कम्प्रिहेंसिव कसम से क्लैरिटी, और ये होता है सोशल फैब्रिक। थैंक यू सो मच, बिल्कुल, थैंक यू। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर का आइनी दर्जा भारत ने 5 अगस्त को ख़त्म कर दिया था। उसकी बाज़गश्त न सिर्फ भारत बल्कि इलाके से भी बढ़ के पूरी दुनिया में लहर दर लहर कम नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन 4 महीने बाद भी। जैसे ताज़ा तरीन इत्तला ये है ब्रसल से कि यूरोपीय पार्लिमान में एक करारदाद पेश हुई है, और ये करारदाद रिन्यू ग्रुप है उसकी जानिब से पेश की गई है। इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि भारत कश्मीर के स्टेटस में एकतरफ़ा तब्दीलियों की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें आज़ादाना फ़ैसला करने की इजाज़त दे। इस करारदाद के एक और पैराग्राफ में जो शहरियत का मुतनाज़ा क़ानून है जिसमें तरमीम हुई है, और इस वक्त पूरा भारत जो है वो मुज़ाहरों की और मज़ाहमत की चपेट में है, उसका भी तफसील से ज़िक्र किया गया है। करारदाद के मुताबिक शहरियत के क़ानून में इम्तियाज़ी तरामीम काबिल मज़म्मत हैं। इन तरामीम से भारत की बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों को धचका लगा है। बैनुल-अक़वामी माहिदे इस बारे में जितने भी हैं शहरियत और इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़, उनमें वाज़ेह तौर पे रंग, नस्ल, अक़ीदे और कौम की बुनियाद पे किसी भी इंसान को ना शहरियत दी जा सकती है, ना उसे उस शहरियत से महरूम किया जा सकता है। करारदाद के मुताबिक इस क़ानून ने भारत को नफ़रत की बुनियाद पे तक़सीम करना शुरू कर दिया है। करारदाद में हुकूमत भारत पे ज़ोर दिया गया है कि वो आबादी के मुख्तलिफ़ तबक़ात से बातचीत करके इन इम्तियाज़ी क़वानीन पे नज़रसानी करे और हुकूक़ दबाने के लिए रियासती इदारों की ताकत के बेजा इस्तेमाल से बाज रहे। इस करारदाद पे यूरोपीय पार्लिमान में 29 जनवरी को डिबेट होगी और 30 जनवरी को वोटिंग होगी। मतलब भारत ने ज़ाहिर हस्ब तवक्को इस करारदाद पे शदीद इसको अपने अंदरूनी मामलात में नंगी मुदाखलत करार दिया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रविश कुमार साहब जो हैं सर, अच्छा एक ये इतनी ओवरवेलमिंग है, 6 करते हैं टोटल, और जो मेंबरान हैं 751 मेंबर हैं, उसमें से 626 मेंबरान विच इज़ मोर देन 80% ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, हैवी क्या 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 से भी ज़्यादा हो गई। उन्होंने 6 करारदादें जो है पेश की हैं, जो कि जिस पे जाहिर है भारत का भिन्नाना तो बनता है। अच्छा ये देखो यार चीज़ें कितनी जल्दी चेंज होती हैं। हाँ, अब मैं देख रहा था इकोनॉमिस्ट का जो रिसेंट कवर है बेसिकली एंटी मोदी है। 2 साल पहले आप जाके देखें, हाँ, तो हियर इज द सक्सेस स्टोरी। मतलब यूं आप अपने इमेज को अपने हाथों खराब करते हैं। इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा अब बंदा एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा एक बैक ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्शन क्या है कि आपने हिंदू का जिक्र किया, आपने क्रिश्चियन, बौद्ध, मुसलमान को आपने नीड उसको डाल दो वो, लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि आखिरकार नजरियाती लोग हैं राइट। इनका तो है ही ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत वाला नजरिया, इससे आप हटेंगे। ये ऐसे है कि किसी ने एक दफा कहा था ये आमिरों के बारे में कि ये शेर के ऊपर सवार होते हैं, ठीक है, शेर से उतर भी नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि शेर फिर उनको खा जाएगी। तो ये भी होता है ना, जब आप इस तरह की राइट विंग फैशिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाते हैं, वो आपको अपना लेती है, फिर आप वहां से निकल नहीं सकते अगर निकलने चाहें भी, और ये निकलने नहीं चाहते। और मैं आपको एक केस इन पॉइंट देता हूं, तो उल्टा क्या कर रहे हैं, ये डबल डाउन कर रहे हैं, ये और एक्सट्रीम जा रहे हैं। आपने यूपी में पुलिस का देख लिया, योगी आदित्यनाथ का देख लिया, मतलब केरला में जो अभी परसों वो निकली है, उन्होंने जो हाथों की जंजीर बनाई जमहूरिया, हाँ 620 किलोमीटर तक की वो कतार थी, और उन्होंने दिखाई है कि यार मतलब पूरे केरला में वो जो हो रहा है इट्स अमेजिंग। लेकिन
सहाफ़ी, अच्छा जो न्यूट्रल सहाफ़ी भी है ना उनके ऊपर भी आ रही। मैं कल देख रहा था ट्विटर के ऊपर, वो सुहासिनी हैदर जो कि फॉरेन एडिटर है दी हिंदू की, वो उन्होंने थोड़ा सा एक दे दिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग आ गए, उन्होंने कहा तुम्हारे नाम में तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और तुम तो असल में वो हो। तो उन्होंने कहा वैसे अमित शाह को भी बोलेंगे, शाह कोई संस्कृत, हाँ वो ही ना सही। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरा नाम जो है ना वो उस डाइवर्सिटी की अलामत है जिसको आप नहीं समझ सकते, और ये वो डाइवर्सिटी है जो कल परसों यौम जमहूरिया में जो चीफ गेस्ट थे कल, वो आपके दोस्त थे ब्राजील जेयर बोल्सोनारो। जी हाँ, वो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक्सट्रीम राइट विंगर, वो भाई होते हैं। लेकिन ट्रंप नहीं आया यार, ट्रंप नहीं आया। मैंने सुना ट्रंप ने हमारे आना था, लेकिन पता नहीं उसका क्या हो रहा है। अच्छा, एक जो चीज़ हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक पाकिस्तान का जिक्र कम हो गया है, एटलीस्ट पिछले 48 घंटों में, ठीक है ना। और ये जो आपकी जो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, वो भी मैं थोड़ा सा कम सुन रहा हूँ कि क्या हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं जब भी इस तरह कुछ होता है, क्या हम पाकिस्तान, क्योंकि इस हद तक तो हम भी नहीं गए ना यार अब तक। मैं वो भी कह रहे होंगे कि यार अच्छा पाकिस्तान भी मैंने कहा बन ही जाओ तो इतनी बुरी बात नहीं है। अब तो कह सकते हैं कि यार थोड़े से नॉर्मल लग रहे हैं में। क्योंकि मैं अमित शाह का सुन रहा था, तो वो उसको अब इलेक्शन कैंपेन बना दिया। अब पाकिस्तान की जगह शाहीन बाग का जिक्र हो रहा है। तो पहले वो कहते थे कि अगर आप मोदी को वोट दोगे ना तो पाकिस्तान में लोग रोएंगे। अब वो कह रहे हैं कि आप इतनी जोर से वोटिंग का बटन दबाएं कि इसका करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। तो थोड़ी सी तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, ब्रेक भी आ गई है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में, और बीमारी से मेरी मुराद है नोवेल कोरोना वायरस, जिसको वुहान कोरोना वायरस भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका अभी कोई मखसूस सार्स की तरह नाम नहीं दिया गया। चीन, हमारे चीनी भाई काफ़ी परेशान है, होना भी चाहिए, क्योंकि चीन में अब 80 से ज़्यादा अमवातें हो गई हैं। अगर आप ये मैप देखें तो इस पे पता लगेगा कि दुनिया में कहाँ कहाँ तक ये बीमारी फैल गई है। अगर मैप चला दें जी, ये सिर्फ चीन का है, और जो रेड डॉट्स हैं वहाँ पर फुल स्क्रीन कर दें, ये हाँ फुल स्क्रीन कर दें, और थोड़ा सा भी अभी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि दुनिया भर में कहाँ पहुँची है अभी। और इस मैप में ये अपडेट नहीं है, श्रीलंका तक भी पहुँच गई है, और यूएस में अब 5 केसेस हो गए हैं। कुछ इसमें ख़तरनाक बातें ये हैं कि अब हमें पता लगा है कि ये वायरस सिम्टम्स के आने से पहले भी फैल सकती है। मतलब कि आप बीमार नहीं लगेंगे, आपको भी नहीं पता लगेगा, मतलब बाद में चलेगा वायरस पहले, वायरस पहले लगेगा, धमाका बाद में होगा। तो दिस इज डेंजरस, बिकॉज पाकिस्तान में जैसे आपको पता है हमारे पास इस वायरस को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम सिर्फ सिम्टम्स को देख सकते हैं कि किसको ज्यादा बुखार है, लेकिन अगर सिम्टम्स ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, मुल्तान में वो केस सामने, मुल्तान में अभी 3 केसेस हैं, लेकिन मैं भी उस पर भी आऊंगा। वो सस्पेक्टेड केसेस हैं, पैनिक करने की अभी जरूरत नहीं है। चीन में वुहान के समेत तकरीबन अब 13 शहरों को तकरीबन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया है। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये सोशल मीडिया ITV न्यूज़ के हैं, लेकिन ये वुहान के ट्रेन स्टेशन पर हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पर फौज और पुलिस को भी लगा दिया है, सबने गैस मास्क पहने हुए हैं। टोटल 6 करोड़ लोग अभी लॉकडाउन में हैं। सोचो 6 करोड़ लोग, कोई कर सकता है ऐसे काम तो सिर्फ हमारे चीनी भाई ही कर सकते हैं। अच्छा, अब पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वुहान यूनिवर्सिटी में, ज़ाहिर है बहुत परेशान, 500 के करीब है, 500 के करीब है। तो उनका एक वीडियो मैसेज आया था, एक अपील आई थी, जरा सुन लीजिए। हम लोग इस वक्त तमाम स्टूडेंट वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। हम इस वक्त जो सबसे पहले अपना मसला पेश करने जा रहे हैं वो है खुराक की कमी। इस वक्त हम लोग खौफ का शिकार हैं कि जिस तरह अभी हमें इस कमी का सामना करना पड़ रहा है, अनकरीब है कि हम लोग बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल खुराक जरा बराबर भी मौजूद ना रहे। फ्रेंच एम्बेसी या अमेरिकन एम्बेसी उनके लिए मतलब कितनी हेल्प कर रही है उनकी, कि यहाँ से वुहान से निकाल रहे हैं उन्हें। अभी सेम हेल्प हमें भी चाहिए कि आप लोग हमें यहाँ से निकाल लें। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमें जल्दी जल्द यहाँ वुहान से हम निकाल दें। कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत खौफ और हैरान का शिकार हैं। एक तरफ तो वो खौफ हमारी जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ हमें खुराक की फिक्र है। हमारी तमाम हुकाम वाला से गुजारिश है कि हमारी इन तमाम दरख्वास्त को सुना जाए। इनकी जो
मसले मसाइल हैं, तकरीबन पूरे वुहान में भी बिल्कुल मसला है। सप्लाईज कम होती जा रही हैं, हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पर सप्लाईज कम होती जा रही हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का इस पे बयान जी आया है और उन्होंने कहा है कि हम चीन की हुकूमत के साथ मिलकर कोई ना कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे, किसी तरीके से इनको वहाँ से इवैक्यूएट। अभी तो मुश्किल है, लेकिन अभी सिर्फ आप सप्लाईज भी पहुँचा दें तो ये बहुत बड़ी बात है। जो चीन के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनका भी एक बयान आया था, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट किया है उर्दू डबिंग के साथ भी, और वो अश्योर कर रहे हैं कि इनका ख्याल रखा जाएगा। उम्मीद है कि ये सच है। लेकिन अब मैं तो बात करना चाह रहा हूँ चाइनीज़ रिएक्शन पर, मतलब चाइनीज़ स्टेट और अवाम का जो रिएक्शन आया वहाँ पर। आई मीन एक तो बड़ी मज़ेदार टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हुए हैं और वो तकरीबन पूरी बिल्डिंग्स हैं, मेरा ख्याल है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको रिक्वेजिशन किया हुआ है। तो अब वहाँ पर मसला होता है कि आपने लिमिट करना है इंसान से इंसान का कांटेक्ट, लेकिन जाहिर है कि जो मरीज़ हैं, जो क्वारंटीन में हैं, जो बीमार हैं या नहीं भी हैं, वो खाना तो खाना है, उनको अपने अद्वियात तो पहुँचानी है। तो वो कैसे किया जाएगा? बाय रोबोट। अगर आप ये वीडियो देखें, अगर वो रोबोट वाली वीडियो आप चला दें, तो ये एक रोबोट बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बर्तन और खाने का सामान भी रखा हुआ है। तो ये डोर बाय डोर जा रहा है और लोगों के अपने कमरे से फिर बाहर निकलते हैं और अपने जो इस्तेमाल शुदा बर्तन है वो उसमें वापस डाल देते हैं और खाना निकाल लेते हैं। अच्छा, चाइनीज़ सोशल मीडिया पर ये जो अगला वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत वायरल है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ये अगर आप दिखाएं वीडियो चला दें, तो ये वुहान के शहरी हैं और ये हर रात 8 बजे या तो सोशल मीडिया पर कोऑर्डिनेट करती हैं और चीन का कौमी तराना ये सब मिलकर गा रहे हैं और इसके साथ स्टे स्ट्रॉन्ग वुहान, यू कैन डू इट वुहान के नारे भी लग रहे हैं। लेकिन जो शायद सबसे अमेजिंग बात है वो है इनकी इंजीनियर्स और इनकी मेडिकल जो स्टाफ है उनका रिस्पांस। कुछ जो मेडिकल वर्कर्स हैं, मैं उनकी स्टोरी सुन रहा था, तो उन्होंने बाकायदा पैम्पर पहन लिए हैं ताकि उनको बाथरूम भी ना जाना पड़े और वो 24 घंटे लोगों का ख्याल रखें। एक नर्स थी जो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो भी ड्यूटी पर आ रही है। और अगर आप ये ज़रा वीडियो देखें, आपने को ये पहले भी बात बताई होगी कि वहाँ पर उन लोगों ने फैसला किया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर 1000 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अगर आप समझेंगे कि ये अनबिलीवेबल है, तो ये ज़रा फुटेज देखें, ये टाइम लैप्स फुटेज है, स्पीडेड अप, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 7 दिन में अस्पताल कैसे बनाया जाता है। यू सी द अमाउंट ऑफ क्रेन्स इन वर्क। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि एक्चुअली, सॉरी मैं थोड़ी सी करेक्ट कर दूं, इन लोगों ने कहा है कि 7 दिन का हमें टाइम दिया गया है, लेकिन हम 6 दिन में ये बनाकर देंगे। क्यों? क्योंकि 2003 में जब सार्स वायरस आया था चीन में, तो उस वक्त इन लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 7 दिन के अंदर एक अस्पताल बनाने का। तो वुहान वालों ने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम आपको 6 दिन में बनाकर देंगे। और ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, वर्किंग एक्सरे रूम, CT स्कैन, ICU, लेबोरेटरी और हर वार्ड में अपने बाथरूम्स। ये कैसे किया जा सकता है? जब 2003 में इन लोगों ने किया था तो 4000 वर्कर्स ने दिन रात इस पर काम किया था, 12-12 घंटों की शिफ्ट्स में। तो ये होता है चाइनीज़ मॉडल। तो जो लोग हमारे यहाँ चाइनीज़ मॉडल के हक में है ना कि यार ऐसा ही होना चाहिए स्टेट को, तो पहले मुझे 7 दिन में अस्पताल बना के दो बॉस, तो फिर आपने जो करना है आप कर लें, सीधी। अच्छा, एक बड़ा कंसर्न वो जो हम बात भी कर रहे थे कि चाइनीज़ न्यू ईयर पे पाकिस्तान से खासे लोग जो है चाइनीज़ गए हुए थे न्यू ईयर मनाने के लिए चीन, उन्होंने भी वापस आना है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग का, जैसे आप कह रहे, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट चीन को ही की है कि हमें भी किट्स फराहम की जाएँ। अच्छा, और उसमें सॉरी एक ऐड कर दूँ, चाइनीज़ एम्बेसडर एम्बेसी का ये भी कहना है कि 3 चाइनीज़ शहरी पाकिस्तान में हैं जिनको सस्पेक्टेड है कोरोना वायरस, लेकिन उसके सैंपल्स अभी चीन गए हैं टेस्टिंग के लिए। तो अभी हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोहतात होने की बहुत ज़रूरत है। जनाब, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।